जंगल में दो नन्ही चींटी बहनें रहती थीं। एक बहन का नाम मिनी और दूसरी बहन का नाम नैनी था। मिनी बहुत शांत स्वभाव की थी और नैनी चिड़चिड्डी स्वभाव की थी। मिनी को सभी लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह सभी से मीठी बातें करती थी, इसीलिए सभी उससे मीठी मिश्री बोलते थे। लेकिन नैनी को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वह सबसे गुस्से में बात करती थी, इसलिए सभी उसको तीखी मिर्ची बोलते थे। एक दिन मिनी और नैनी और कुछ चींटियां मोटू हाथी की दुकान पर जाती हैं। वहां जमीन पर उन्हें सफेद टुकड्डे मिलते हैं। मिनी उन टुकड्डों को उठाकर चखती है और कहती है, कितना मीठा है ये। तभी मोटू हाथी अपने नौकर गधे से कहता है, तूने सारे मिश्री के दाने नीचे गिरा दिए हैं, जल्दी से इन्हें उठा ले वरना इन पर चींटियां लग जाएंगी। मिनी कहती है, क्या ये होती है मिश्री? मिनी की सहेली चेरी कहती है, मिनी तुम्हें सब मीठा इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम मिश्री की तरह मीठा बोलती हो। तभी नैनी कहती है, तीखी मिर्च कैसी होती है, जरा मैं भी उसका स्वाद चखूं। मुझे सब तीखी मिर्च क्यों कहते हैं? चेरी कहती है, अगर तुमने मिर्च को छू लिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तभी दुकान पर बंदर आता है और कहता है, मुझे आधा किलो मिर्च दे दो। गधा नौकर अंदर जाता है और मिर्च लेकर बाहर जाता है। मिर्च के कुछ टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखकर नैनी तुरंत मिर्च को छूती है। मिर्च को छूते ही उसके शरीर में जलन होने लगती है। मिनी उसे तुरंत घर लेकर जाती है और उस पर पानी डालती है, लेकिन फिर भी नैनी के शरीर पर खुजली होती है। नैनी कहती है, तीखी मिर्च तो बहुत बुरी होती है। सभी लोग तभी मुझसे तीखी मिर्च कहते हैं। अब से मैं भी मिनी की तरह मीठा बोलूंगी, किसी से गलत नहीं बोलूंगी। धोबी और गधे की कहानी। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। गधा बहुत मेहनती था, इसलिए धोबी उसका बहुत ख्याल रखता था। धोबी के घर के पास ही एक संगीतकार का घर। उसके घर से अक्सर गाने बजाने की आवाज़ें आया करती थी। गधा जब भी गाना सुनता तो सोचता कि काश वह भी गाना गा पाता। एक रात वह अस्तबल में सो रहा था, तभी उसके कानों में झींगुरों की आवाज़ पड़ी और उसकी नींद टूट गई। उसने सुना कि झींगुर गाना गा रहे हैं। उनका गाना सुनकर गधा उदास हो गया। उसे उदास देखकर एक झींगुर ने पूछा, अरे गधे भाई, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? गधे ने दुख मन से कहा, तुम सब कितना अच्छा गाते हो, काश मैं भी इसी तरह गा पाता। झींगुर ने बोला, तुम भी गा सकते हो गधे भाई, कोशिश करके देखो। गधा गाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ बेसुरी थी। वह फिर उदास हो और बोला, मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है, मैं नहीं गा पाऊँ। तब एक झिंगुर ने सलाह दी, तुम्हें अपनी आवाज़ मधुर करनी है तो कल से ओस पिया करो, देखना कुछ ही दिनों में तुम हमसे भी ज़्यादा सुरीले हो जाओगे। गधे को ये सलाह जच गई। अगले दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया और ओस पीने लगा। एक दो दिन तक तो धोबी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि गधा खा पी रहा है या नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे गधे के अस्तबल में चारा जस का तस पड़ा मिलने लगा और गधा भी कमज़ोर दिखाई देने लगा। तो उसे चिंता हुई। उसे लगा कि गधा बीमार है, इसलिए खा पी नहीं रहा है। वह गधे को एक वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने गधे के लिए दवाइयाँ दी। धोबी गधे को दवाइयाँ खिलाने लगा, लेकिन गधे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने खाना पीना शुरू नहीं किया और वह दिन पर दिन और ज़्यादा दुबला पतला कमज़ोर होने लगा। धोबी चिंता में पड़ गया कि आखिर उसके गधे को हुआ क्या है। गधे का हाल एक मकड़ा देख रहा था। वह सारी स्थिति जानता था। एक दिन वह गधे के पास गया और बोला, गधे भाई, तुम क्यों उसके भरोसे खाना पीना छोड़कर बैठे हो? इस तरह तो तुम सुरीले बनो या ना बनो, लेकिन बीमार जरूर हो जाओगे। गधे ने उत्तर दिया, मैं झिंगुरों की तरह सुरीला गाना गाना चाहता हूँ मकड़े भाई, इसलिए भूखे प्यासे रहकर ये परेशानी सह रहा हूँ। मकड़े ने उसे समझाते हुए कहा, गधे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बहुत अच्छा जाला बुन सकता हूँ, लेकिन यदि मैं तुम्हारी तरह बोझ उठाना चाहूँ तो नहीं उठा सकता। उसी तरह तुम बोझ उठा सकते हो, लेकिन जाला नहीं बना सकते, न ही झिंगुर की तरह गा सकते हो। हर जीव में अलग गुण और प्रतिभा होती है।
तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। जो कार्य तुम कर नहीं सकते उसके पीछे क्यों अपनी प्रतिभा नष्ट कर रहे हो? जिसमें तुम उत्तम हो, तुम्हारा मालिक भी तो तुम्हारी उसी प्रतिभा के कारण तुम्हें प्यार करता है। मेरी इस बात को समझो और कल से खाना पीना शुरू कर दो। गधे को मकड़े की बात समझ में आ गई। उसने अगले दिन से चारा खाना शुरू कर दिया। उसे खाता पीता देख धोबी ने सोचा कि वैद्य की दवा काम कर गई। वह खुश था कि उसका गधा ठीक हो गया। वह गधे के लिए और चारा ले आया और उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए दुलार करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की नकल करने के बजाय अपने गुणों का महत्व समझो, अपने गुणों को पहचानो, अपने गुणों का सम्मान करो। मेंढक और कछुआ की दोस्ती। एक समय की बात है, एक झील में एक कछुआ रहता था। कछुआ दौड़ने में तेज और माहिर था। वह अपनी छोटी छोटी टांगों से तेजी से दौड़ सकता था। उसकी दोस्ती गहरे पानी में रहने वाले एक मेढक से थी। दोनों दोस्त हर रोज साथ में खेलते और समय बिताते थे। एक दिन कछुआ ने अपने दोस्त मेढक को दौड़ने की कला दिखाने का सोचा। मेढक को बुलाया और बोला, हे मेढक, मैं इतना तेज दौड़ सकता हूँ कि तुम्हें भी पीछे छोड़ सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक दौड़ लगाओगे? मेढक हंसकर बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं भी तेज दौड़ सकता हूँ। दोनों दोस्त ने दौड़ की तैयारी शुरू कर दी। दौड़ का समय आ गया और दोनों एक साथ दौड़ने लगे। कछुआ जल्दी से आगे निकल गया और मेढक को पीछे छोड़ गया। मेढक ने जोश में आकर और भी तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन कुछ समय बाद मेढक की सांसें थकने लगी। वह बहुत तेज नहीं दौड़ पा रहा था, परंतु उसका गर्व उसे मजबूर कर रहा था कि वह कछुआ को पीछे छोड़ेगा। वह जोर जोर से दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कछुआ उससे हमेशा आगे रहता था। आखिरकार मेढक थक कर रुक गया। वह कछुआ के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, तुम्हें पकड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी तेज दौड़ने की कला है। तुम जीत गए और मैं हार गया। कछुआ मुस्कुराया और बोला, दोस्त, दौड़ने में मेरा टैलेंट है, परंतु तुझे दौड़ना नहीं आता है। टैलेंट हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। मैंने अपने टैलेंट को समझा। तुम्हारे पास दौड़ने की कला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कोई और काबिलियत होगी जिसके लिए तुम्हें गर्व होना चाहिए। मेढक ने समझ लिया कि कछुआ सही कह रहा है। उसने अपना टैलेंट और काबिलियत को समझा और खुशी खुशी रहने लग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति अलग टैलेंट, काबिलियत और गुणों के साथ पाया जाता है। यह सब अपने तरीके से काम करते हैं और खुद में एक अहमियत रखते हैं। हमारे टैलेंट और काबिलियत को समझकर उन पर विश्वास करना चाहिए। सालों पहले एक घंटाघर में टिंकू चिड़िया अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ रहती थी। टिंकू चिड़िया छोटी सी थी, उसके पंख मुलायम थे। उसकी मां ने उसे घंटाघर की ताल पर चहकना सिखाया था। घंटाघर के पास ही एक घर था जिसमें पक्षियों से प्यार करने वाली एक महिला रहती थी। वह टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए रोज रोटी का टुकड़ा डालती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस औरत के खाने पर निर्भर था। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ करते हैं। एक दिन भूख से बेहाल होने पर टिंकू चिड़िया के पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला किया। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें 3 कीड़े मिले जो परिवार के लिए काफी नहीं थे। वे 8 लोग थे, इसलिए उन्होंने टिंकू और उसके 2 छोटे भाइयों को खिलाने के लिए कीड़े साइड में रख दिए। इधर खाने की तलाश में भटक रही टिंकू, उसके भाई और उसकी मां ने एक घर की खिड़की में चोंच मारी ताकि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उल्टा घर के मालिक ने उन पर राख फेंक दी, जिससे तीनों भूरे रंग के हो गए। उधर काफी तलाश करने के बाद टिंकू के पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी संख्या में कीड़े थे। उनके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो चुका था। वह जब खुशी खुशी घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। वह परेशान हो गया। तभी टिंकू चिड़िया, उसका भाई और मां वापस लौटे तो पिता उन्हें पहचान नहीं पाए और गुस्से में उन्होंने सबको भगा दिया। टिंकू ने पिता को समझाने की काफी कोशिश की।
उसने बार बार बताया कि किसी ने उनके ऊपर रंग फेंका है, लेकिन टिंकू के हाथ असफलता ही लगी। उसकी मां और भाई भी निराश हो गए, लेकिन टिंकू ने हार नहीं मानी। वह उन्हें लेकर तालाब के पास गई और नहलाकर सबकी राख हटा दी। तीनों अब अपने पुराने रूप में आ गए। अब टिंकू के पिता ने भी उन्हें पहचान लिया और माफी मांगी। अब सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। उनके पास खाने की भी कमी नहीं थी। कहानी से सीख, कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसान को खुद मेहनत करके अपनी जरूरत की चीजों को जुटाना चाहिए। अमीर भाई वर्सेस गरीब भाई। एक गांव में मंगला नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे, एक का नाम अमन और दूसरे का नाम अमर था। अमर सबसे बड़ा लड़का और अमन छोटा लड़का था। मंगला का पति बहुत साल पहले गुजर गया था, इसलिए मंगला अकेले ही अपने दोनों बच्चे का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी निभा रही थी। अमर और अमन अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब मंगला को सताने लगी थी। एक दिन मंगला का भाई मंगला के यहां घूमने आया तो मंगला ने अपने चिंता का कारण अपने भाई को बताया कि मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूं, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब मंगला के भाई ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूं। पहले तू यह बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं। तो मंगला ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा वाला लड़का अमन पढ़ने में बहुत अच्छा है और होशियार है। यह सुनकर मंगला के भाई ने कहा कि तू दोनों को पढ़ाकर पैसे बर्बाद मत कर, अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूंगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसीलिए उसे ही आगे पढ़ाना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का अमर पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यही गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यहां नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। मंगला को अपने भाई की यह सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के अमन को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके अमर को गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में अमर काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे कमाकर मां की घर चलाने में मदद करने लगा। इधर शहर में अमन की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वह शहर के एक बहुत बड़े फूड चैन होटल में मैनेजर की नौकरी पा गया। ये खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और अपनी मां और भाई को मिठाई खिलाकर उसे अपने नौकरी लगने की बात बताई। उसने अपने मां को बताया कि उसकी शहर में एक बहुत बड़े फूड चैन होटल में नौकरी लग गई है। मां ने पूछा, यह फूड चैन होटल क्या होता है? तब बड़े लड़के अमर ने बताया कि ऐसे होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहरों में खुली होती है, ऐसे होटलों को फूड चैन होटल कहते हैं। यह सुनकर मंगला ने अपने छोटे बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन अमन अपने बड़े भाई और मां को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम खत्म करके अमन जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी मां को बताया कि आज रात को हमारे होटल के बॉस हमारे यहां डिनर के लिए आ रहे हैं। मां ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तू बाजार से सब्जी भाजी ले आओ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूं। तो अमर ने मां को मना कर दिया कि मां, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए अमन के बॉस के स्वागत के लिए मैं खाना बना दूंगा। अमन अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था और अपने बड़े भाई को कम आंका करता था। उसे लगता था कि उसके भाई से जीवन में कुछ नहीं होगा और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। अमन ने ताज्जुब से बोला कि तुम खाना कब सीख लिए और क्या तुमसे खाना बनता भी है? तब अमर ने कहा, हाँ, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था, वहां रहकर मैंने खाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथ का बना खाना खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी दरवाजे का डोर बेल बाजा तो अमर ने कहा, देखो अमन, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूं। अमन ने तुरंत अमर को रोका और कहा कि तुम्हारे पास कपड़े पहनने के सलीके नहीं है, तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाजा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने पिछड़े लोग हैं। और जब तक बॉस रहेंगे तो तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना। अमर को अमन की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। अमन बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी मां से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया और उसने खाने की बहुत तारीफ की। इसके बाद उसने अमन से पूछा कि खाना किसने बनाया है। अमन कुछ बोल पाता उसके पहले ही मंगला ने बताया कि
यह खाना मेरे बड़े बेटे अमर ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने अमन की ओर देखा और बोला, तुमने अपने भाई से तो मुझे मिलवाया ही नहीं। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूं। वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। इसके बाद अमर ने भारी मन से अपने बड़े भाई अमर को बुलाया। अमर के आते ही बॉस ने अमर की खूब तारीफ की और उसे अपने होटल में मुख्य हलवाई के रूप में नौकरी देना चाहा और कहा कि अगले दिन होटल आकर तुम्हें एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन अमर होटल पहुंच गया और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल के मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को चखा तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस ने अमर से कहा कि मुझे तुम्हारा स्वादिष्ट बनाया हुआ यह भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहां नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल में आ रहा था, तभी मैंने अमन को एक चौराहे पे खड़े होकर अपने एक कर्मचारी से बात करते हुए देखा, तो मैं वहां चुपचाप खड़ा होकर इनकी बात सुनने लगा। तो मैंने सुना कि अमन मेरे उस कर्मचारी से कह रहा है कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाना, तब वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल देगा। इसकी वजह से तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर अमर ने अपने भाई अमन से इसका कारण पूछा, तो अमन ने कहा कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहां तक पहुंचा था और तुम बिना पढ़े लिखे यहां नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना ही वेतन पाने वाले थे। यह मुझे बर्दाश्त नहीं था और मैं चाहता था कि जीवन भर तुम मेरे दिए हुए पैसों में ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो। इसलिए मैंने ऐसा किया था, लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम पर पछतावा है। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। तभी बॉस ने कहा कि अमर, आज से तुम हमारे यहां काम करोगे और तुम्हारे भाई अमन को आज ही मैं नौकरी से निकाल रहा हूं। यह सुनकर अमर ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसके लिए इतनी बड़ी सजा उसे मत दीजिए। आप उसे माफ कर दीजिए। उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ कर दिया। अमन ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और हंसी खुशी उनका जीवन बीतने लगा। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बादशाह दरबार लगाकर बैठे थे। तभी राघव और केशव नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मामला लेकर आए। दोनों व्यक्तियों का कहना था कि वे ही आम के पेड़ के असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चूंकि आम का पेड़ फलों से लदा होता है, इसलिए दोनों में से कोई उस पर से अपना दावा नहीं हटाना चाहता था। मामले की सच्चाई जानने के लिए अकबर राघव और केशव के आसपास रहने वाले लोगों के बयान सुनते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो पाता है। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते थे और दोनों ही पेड़ के आसपास कई बार देखे जाते थे। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक राघव है कि केशव है, क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदार को पैसे देते थे। अंत में अकबर थक हार कर अपने चतुर सलाहकार मंत्री बीरबल की सहायता लेते हैं। बीरबल तुरंत ही मामले की जड़ पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठा। इसलिए वह एक नाटक रचते हैं। बीरबल आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग राघव और केशव के घर झूठे समाचार के साथ भेज देते हैं और समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनने का निर्देश देते हैं। केशव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में है। आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त केशव घर पर नहीं होता है, पर केशव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर केशव को सुनाती है। केशव बोलता है, हाँ, सुन लिया, अब खाना लगा। वैसे भी बादशाह के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है, पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं, और खाली पेट चोरों से लड़ने की ताकत कहां से आएगी। वैसे भी चोरों के पास तो आजकल हथियार भी होते हैं। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति केशव की यह बात सुनकर बीरबल को बता देता है। राघव के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है, आपके आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम चुराने की फिराक में है, आप जाकर देख लीजिएगा। यह खबर देते वक्त राघव भी अपने घर पर नहीं होता है, पर राघव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर राघव को सुनाती है। राघव आव देखता है न ताव, फौरन लाठी उठाता है और पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज लगाती है, अरे खाना तो खा लो, फिर जाना। राघव जवाब देता है कि खाना भागा नहीं जाएगा,
पर हमारे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए तो वह वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति बीरबल को सारी बात बता देते हैं। दूसरे दिन अकबर के दरबार में राघव और केशव को बुलाया जाता है और बीरबल रात को किए हुए परीक्षण का वृतांत बादशाह अकबर को सुना देते हैं, जिसमें भेजे गए दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं। अकबर राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और केशव को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं तथा मामले को बुद्धिपूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल की प्रशंसा करते हैं। सच ही तो है, जो व्यक्ति परिश्रम करके अपनी किसी वस्तु या संपत्ति का जतन करता है उसे उसकी परवाह अधिक होती है। ठगी करने वाले व्यक्ति को अंत में दंडित होना पड़ता है, इसलिए कभी किसी को धोखा ना दें। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक बहादुर बच्चा रहता था। उसका नाम था राजू। राजू बहुत ही समझदार और जासूसी प्रवृत्ति का था। वह गांव में सबसे छोटा बच्चा होने के बावजूद दूसरे बच्चों से बड़ा दिमाग रखता था। राजू का सपना था एक दिन अपने गांव को आने वाले खतरनाक भूतों से बचाना। गांव में लोगों को डर लगता था और रात को कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। राजू को गांव की सुरक्षा पर भरोसा था, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सॉल्व करेगा। एक रात राजू ने अपने जासूसी कौशल का इस्तेमाल किया और चुपके से भूतों के पीछे चला गया। वह गांव के पुराने हवेली में पहुंचा, जहां कुछ लोगों को भूतों ने परेशान किया था। राजू ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सही समय पर सही जगह पर रहस्य का पर्दा खोल दिया। जब सब भूतों के दर्शन कर रहे थे, तब राजू ने ध्यान से देखा कि वो भूत किसी व्यक्ति के साथ दिख रहे हैं। राजू ने उस व्यक्ति की पहचान की और उसका नाम राजन था। राजू ने राजन को समझाया कि गांव के लोग डर के मारे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। राजन कहने लगा कि वह भूतों को कंट्रोल कर सकता है और वह लोगों से बदला लेना चाहता है। राजू ने राजन से कहा, राजन भैया, बदला लेने से कुछ नहीं होगा। भूतों को समझाना जरूरी है। वे भी तो एक समय जिंदा इंसान थे, अब वे आत्मा बन गए हैं। हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं और उनको शांति दिलवा सकते हैं। राजू ने गांव के लोगों को साथ में लेकर भूतों से मिलवाया। उन्होंने भूतों से प्रेम और प्यार से बात की और उनको समझाया कि वे लोगों को परेशान करके कुछ नहीं जीतेंगे। भूतों ने राजू की बात मानी और वादा किया कि वे अब से गांव के लोगों को तंग नहीं करेंगे। गांव में एक बढ़िया सा फेस्टिवल मनाया गया, जहां सब भूत शामिल हुए। राजन और भूतों ने लोगों से माफी मांगी और सब ने उनको प्यार से स्वागत किया। गांव में खुशी की लहर छाई और लोग राजू को बहुत सम्मान दिया। इस कहानी से सभी लोग समझें कि डर और दुश्मनी से कुछ नहीं होता है, बल्कि प्यार और समझ से बहुत कुछ जीता जा सकता है। राजू ने अपनी बहादुरी और समझदारी से सबको ज्ञान दिया और उसके गांव में शांति और खुशी फैलाई। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी और अचानक 7 मुर्गे उसे देख लिया। मुर्गे बहुत ही डरपोक थे और लोमड़ी के सामने खड़े होने से डर गए। लोमड़ी ने देखा कि मुर्गे डर कर उससे दूर भाग रहे हैं। वह उनसे पूछने के लिए उनके पास गई और कहा, आप इतने डरपोक क्यों हो? आप 7 मिलकर मुझसे जीत ले सकते हो। मुर्गे बहुत ही चकित हो गए और उन्होंने लोमड़ी से कहा, हम कैसे 7 मिलकर तुमसे जीत सकते हैं? लोमड़ी बोली, मैं तुम्हें एक प्रतियोगिता में हरा सकती हूं। मुर्गे करीब से उसके पास आए और पूछा, वाकई? कैसे? लोमड़ी ने मुर्गों से कहा, आपको सबसे पहले एक साथ खड़े होना होगा। फिर मैं आपकी आंखों के सामने एक सीधा रेखा बनाऊंगी और आपको उस रेखा को पूरी तेजी से पार करना होगा। जो मुर्गा सबसे पहले रेखा को पार करेगा वही जीतेगा। मुर्गे बहुत उत्साहित हो गए और वे लोमड़ी के कहने के अनुसार किया। लोमड़ी ने रेखा बनाई और मुर्गों को शुरू करने के लिए कहा। सभी मुर्गे तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन एक मुर्गा बहुत ही चालाक था। वह अगले मुर्गों के पीछे घूमने लगा। जब अंत में सभी मुर्गे रेखा पार करने के लिए आए तो लोमड़ी बड़ी खुश हो गई, लेकिन वह देखा कि एक मुर्गा बाहर निकला और रेखा पार नहीं कर सका। लोमड़ी हंसते हुए बोली, आपने तो बहुत चालाकी की, लेकिन आप रेखा पार नहीं कर सके। मैं यह सिखाना चाहती थी कि होशियारी के साथ जीतना जरूरी है। मुर्गा बहुत ही शर्मिंदा हो गया और लोमड़ी की सीख को समझ गया। उसने सोचा कि उसे अगली बार और ज्यादा मेहनत करनी होगी जब वह अगली बार कोशिश करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
कि हमेशा जीतने के लिए होशियारी और मेहनत की जरूरत होती है। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य की ओर जाएं और चालाकी से सफलता हासिल करें। बहुत समय पहले की बात है। बुलंद गांव में एक मूलचंद नाम का आदमी रहता था। उसके 4 बेटे थे, दया, हरि, विधु और नील। चारों बेटों का लालन पोषण उसके पिता ने किया था। उनके चारों बेटे मूर्ख थे, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। उनके पिताजी बहुत चिंता में रहते थे कि इनके चारों बेटे कैसे अपना जीवन बिताएंगे। एक दिन मूलचंद जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया और गुस्से में कहा कि तुम चारों सारा दिन घर में ही रहते हो, कुछ काम भी नहीं करते हो। मेरे मर जाने के बाद तुम क्या करोगे, कैसे अपना जीवन जियोगे? मूलचंद ने अपने बेटों से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढ लिया है। मेरा एक दोस्त है जो जादू सिखाता है, वह एक गुरु है। तुम चारों 1 साल के लिए मेरे दोस्त के पास कर्नाटक चले जाओ और वहाँ जाकर जादू सीखो। यह सुनकर चारों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं और वे चारों कर्नाटक चले गए। कर्नाटक पहुंचकर चारों बेटों ने गुरुजी से कई मंत्र और जादू करना सीखा। 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1 साल बीत जाने के बाद वे चारों गुरुजी के आशीर्वाद लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए बड़ा बेटा दया बैलगाड़ी को रुकवाता है और कहता है, वो देखो सामने क्या है। वे बैलगाड़ी से उतरकर सामने देखते हैं और कहते हैं, ये क्या पड़ा है? बड़ा बेटा दया कहता है, यह एक शेर का कंकाल है। तीनों हरि, विधु, नील गुस्से में कहते हैं, क्या तुम हमें ये कंकाल दिखाने के लिए लाए हो? दया कहता है, अरे मूर्ख हो तुम सब। हमने जो 1 साल में मंत्र और जादू सीखे हैं, क्यों न हम इस कंकाल पर जादू करने की कोशिश करें। इससे यह पता लगेगा कि मंत्र काम करेगा कि नहीं। हरि कहता है, हटो, मैं इस कंकाल पर जादू करता हूँ। हरि मंत्र पढ़ता है और सारी हड्डियाँ जुड़ जाती। विधु और नील मंत्र पढ़ते हैं, फिर सारी हड्डियों पर धीरे धीरे मांस आ जाता है और शेर बन जाता है। लेकिन शेर में जान नहीं होती है। फिर दया आता है और उस शेर पर काफ़ी देर तक मंत्र पढ़ता है, जिससे शेर जिंदा हो जाता है। यह देखकर सब घबरा जाते हैं और शेर चारों को खा जाता है।